नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेक पांडे। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही सभी पार्टियां जीत की रेस में लगी हुई हैं, लेकिन इंडी गठबंधन इस रेस में थोड़ा स्लो दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, तो वहीं इंडी अलायंस की रैली तो दूर, अभी भी प्रत्याशियों को साधने में वो लगी हुई है। कांग्रेस और सपा के खेमे में उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट छोटी होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में प्रत्याशी ज्यादा हो चुके हैं। इससे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं, या तो प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज पसंद आ रहा है, या फिर दूसरी पार्टियों के नेताओं को हार का डर सता रहा है। वजह कुछ और भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। इसी को देखते हुए मोदी योगी ने एक दिन में कई जिलों और राज्यों को साधने के लिए जनसभाएं शुरू कर दी हैं। खासतौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करना चाह रही है। आपको बता दें, पहले दो चरणों में होने वाले मतदान में ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इनमें रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, कैराना, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ सीट शामिल है। इन सीटों पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 22 से 43% के बीच है। यही कारण है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस इन सीटों पर बना हुआ है। बसपा और इंडी अलायंस भी अपने अपने तरीके से इन सीटों को साधने में है, लेकिन प्रचार प्रसार का अभी तक नामो निशान नहीं है। देखना यह होगा कि यूपी में इंडी अलायंस यानी कि सपा कांग्रेस, जिनकी अभी तक एक भी सभा नहीं हुई, वो इस रेस में कब तक तेजी की दौड़ से पकड़ती है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर गए हैं। एक दिन में 3-3 जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। लेकिन वही अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का ऐसे में कोई अता पता नहीं है। और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र से भी हुंकार कर रहे हैं। अब ऐसे में बात की जाए अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की सभा उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामपुर व बिजनौर के दौरे पर हैं। ये वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और नड्डा पहले दोपहर 12 बजे मोदीपुर होटल ग्राउंड रामपुर आएंगे। वहां वे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे प्रियंका मॉडर्न पब्लिक स्कूल धामपुर बिजनौर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल यानी मंगलवार को पीलीभीत में सभा करेंगे। वहीं दूसरी ओर पिछले एक हफ्ते से इंडी गठबंधन की कोई बड़ी जनसभा नहीं हुई है। सूत्रों का कहना यह भी है कि कांग्रेस और सपा मिलकर 12 से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करेंगे, यानी विपक्ष अभी पूरी तरीके से खामोश है। तो अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं चुनावी मैदान में, धुआंधार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में भी हुंकार करने की पूरी तैयारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ऐसे में विपक्ष का कोई अता पता नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 12 को यानी कि आगामी 12 को लेकर के कई सभाएं करेंगे। लेकिन देखा जाए, अभी की बात की जाए तो विपक्ष ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी
आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, और दूसरी बात ये, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन देखिए दूसरी ओर जो बात हो रही है वो समझने योग्य यही बात है कि कांग्रेस और सपा किस प्रकार से चुनावी मैदान में दिखाई देंगे और अभी जो स्थिति है इसको लेकर चुनावी नतीजे किस प्रकार के होंगे, क्योंकि जैसी जमीन पर स्थिति होती है चुनावी नतीजे भी उसके इर्द गिर्द होते हैं। इसलिए ये सवाल समझने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में अगर कोई पार्टी मजबूती के साथ सामना कर सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। फिर समाजवादी पार्टी पे सवाल यह भी खड़ा होता है कि लगातार कई सीटों पर हमने देखा प्रत्याशी भी बदलते जा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल होंगे। कांग्रेस और सपा अपने सामंजस्य से उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें जीत सकते हैं, कितनी सीटों पर उन्हें भरोसा है 80 लोकसभा क्षेत्र की सीटों पर, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुका है। कृष्ण मोहन पांडे जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, राजकुमार मौर्य जी कांग्रेस प्रवक्ता, अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता, मनोज मिश्र जी वरिष्ठ पत्रकार और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत अशोक तिवारी जी से करेंगे। अशोक तिवारी जी, आप लोग दावा तो करते हैं कि बीजेपी एनडीए को टक्कर देने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो सिर्फ सपा है, लेकिन ये जो अभी बदलाव की बयार चल रही है, प्रत्याशी बदल रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या? थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है? जी देखिए, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। इस समय माहौल समाजवादी पार्टी के बहुत पक्ष में चल रहा है। कारण क्या है? 10 साल की सरकार देखी है जनता ने। देखिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। 10 साल की सरकार देखी है जनता ने और 10 साल में उसे वो कुछ नहीं मिला जो मोदी जी ने वायदा किया था। मोदी जी ने 2014 में जब सरकार में आए थे तो वादा किया था कि महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, लोगों को जो है अमन चैन से जीने देंगे और जो है व्यापार अच्छा हो जाएगा, किसान के लिए अच्छा माहौल पैदा करेंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हाँ। स्थिति ये हुई 2019 में जब दोबारा सत्ता में आए, तब भी जनता ने इनको जो है एक बार इन्होंने कहा एक बार और मौका दे दो। एक बार और मौका दे दिया जनता ने। जनता ने सोचा 5 साल कम पड़ गए होंगे, 5 साल में दूर नहीं कर पाए होंगे, 10 साल में दूर कर देंगे। 10 साल देने के बाद भी जब महंगाई आसमान छू रही है, आज बेरोजगारी आज मुंह बाए खड़ी है, परीक्षाएं लीक पर लीक हो रही हैं, सार्वजनिक उपक्रम सब बेच दिए गए, सरकारी नौकरी का बंदोबस्त नहीं रह गया, आरक्षण का घोटाला कर रहे हैं लगातार। तो ऐसी हालत में दबे कुचले लोग, दलित वर्ग, पीड़ित वर्ग, आपका शोषित वर्ग, आपका बैकवर्ड समाज, आपका जो है किसान, आपका युवा, आज सभी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हालत यह है कि आरक्षण का खत्म होने की स्थिति आ गई है। आरक्षण मिलेगा ही नहीं लगता है। जब सरकारी नौकरियां दी नहीं जाएंगे, आरक्षण कहां से मिलेगा?
सवाल इस बात का है कि सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, तो आरक्षण को मारने की साजिश कर रहे हैं ये, और आरक्षण खत्म कर देंगे धीरे धीरे करके। तो हालत यह है कि इस समय पीडीए, पूरा का पूरा पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगला भी उसमें है, अगला भी की पीड़ित है, जो ठोकरे खा रहा है दर दर की, और जो है आदिवासी, आधा समाज, पूरा समझ लीजिए आधी आबादी, इस तरह के सारे लोग लामबंद हैं इस समय। और जब लामबंद है तो समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद है, इंडिया गठबंधन के साथ लामबंद है। आज हालात यह है कि लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब वोट पड़ेगा, हम सरकार बदल दें, वोट पड़ेगा हम साइकिल का बटन दबाएं, हम पंजे का बटन दबाएं, और हम सरकार को बदल दें। हालात, माहौल ये, कितनी भी रैलियां कर लें, आप रैलियों की बात करते हैं, कितनी भी रैलियां कर रहे हैं, जो रंग पाया है इनका, जो इनका काला धन आया है इनका, जो चंदा आया है इनका, ईडी का रेट मार के चंदा जो इकट्ठा किया है, उस चंदे को खर्च कर रहे हैं यार। पैसा बहुत हो गया है भाजपा के पास, अब पहले ऐसी हालत तो है नहीं। रैलियों पर रैलियां करेंगे, लेकिन रैलियों से वोट नहीं मिलेगा, वोट जनता के मन में है, जनता के मन। अब जनता का मन किस ओर है ये तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा। फिलहाल तो हम मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य साहब क्या कहेंगे? अमेठी और रायबरेली अभी भी घोषित नहीं हुई है, घूम फिर के बाद इन्हीं दो बड़ी सीटों पर आई जाती है। जी बिल्कुल, वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। उस रणनीति के तहत जो है हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, तैयारी हो चुकी है। जैसे कि एक एक सीट करके हम बता रहे हैं, रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट, वहां पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी बूथ लेवल से लेकर जो न्याय पंचायत के कार्यकर्ता है, बड़े नेता हैं और जो सामाजिक संगठन, सबसे वो मिल चुकी हैं, सबसे उनका वही क्षेत्र रहा है, हर प्रचार में वो उनसे सबसे मिलती जाती हैं जी। तो वहाँ एक औपचारिकता मात्र बची है, ठीक है, और तैयारी तो पूरी है, उसमें कोई वो नहीं है। एक निश्चित रणनीति के तहत एक सवाल जरूर मैं पूछूंगा सर आपसे कि एक भी आप लोग का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस की, एक भी अभी तक सभा नहीं हुई। लोग इंतजार कर रहे हैं कब होगी जनसभा आप लोगों की, एक साथ कब दिखाई देंगे? अरे साहब, कहाँ जो है, देखिए बिहार में हमारे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी साथ में सभा किए हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में न्याय, जी बोलिए, उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी देखिए वहाँ सहारनपुर से लेकर जो है लखनऊ तक जो है न्याय यात्रा की, यूपी जोड़ो यात्रा किए हैं। तो हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लगभग हर जिलों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आज जो है प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, न्याय यात्रा के बारे में बताया जा रहा है, युवाओं के रोजगार बेरोजगारी का जो माहौल है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो तैयारी तो हमारी हर लेवल पर है। ठीक है जी, तैयारी जबरदस्त है। हमने मैनिफेस्टो जो है लॉन्च कर दिया है। इसमें तो हम बीजेपी से तो बहुत आगे हैं। ठीक है, तो तैयारी। कृष्ण मोहन पांडे जी क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं एक तरह से वही चुनावी नारे, कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन टक्कर देने के लिए तिवारी साहब की पार्टी और मौर्य साहब की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और वो कह रहे हैं एकजुट भी है। देखिए, जहां तक हमारे समाजवादी मित्र का, उन्होंने जो टेप रिकॉर्डर चालू किया था, आप ये टेप रिकॉर्डर कुछ नया नहीं है। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, ये पिछले चुनाव भी तीन महीना पहले जो, अभी 2 महीना पहले जो चुनाव हुए थे ना, उन 3 राज्यों में, 4 राज्यों में भी बता रहे थे। जनता ने इनकी सुन ली और ठीक से इनको वोट किया। भारतीय जनता पार्टी की पूरा जो ठीक है तिवारी साहब प्लीज आऊंगा आपके पास, मैं पूरी घोषणा तिवारी जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी सभी पैनल से एक एक सवाल पहले हो जाए, पहला सवाल हो जाने स्वार हारे, उसकी चिंता नहीं करेंगे आप। आजमगढ़ में उपचुनाव हारे, रामपुर उपचुनाव हारे, स्वार हारे, इसकी भी चिंता कर लीजिए। दूसरा बात कर लीजिए भाई जी। अब इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐसे परिदृश्य में देश को ला दी है कि अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है। जनता के बीच में जाइए, एसी कमरे से बाहर निकलिए। ये भूख को बढ़ाने वाले लोग हैं, भय को बढ़ाने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं, और ये भावकाल लेकर आने वाले लोग हैं। देश की जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। भूख को भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर भूख समाप्त किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। और दूसरी बात, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। वो भय की बात कर लें, बेहतर प्रशासन देकर उत्तर प्रदेश को हमने एक नई विचारधारा दी, एक नई व्यवस्था दी, जिसका प्रतिफल ये है कि आज देश भर के लोग उत्तर प्रदेश में आकर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। भय खत्म हुआ है और भौकाल करने वाले लोग तुरंत जेल के पीछे जा, सलाखों में जा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को और देश को विकास की जो नई परिकल्पना लेके आई, जिसपे विकास की नई व्यवस्था दी है, अब आपको उसी पे बात करना होगा। अगर आप पिछड़ा दलित और दलितों की बात कर रहे थे, ये वही लोग हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सर्वाधिक दलितों पर आपका एनसीआर भी कड़ा उठा देख लीजिए, सर्वाधिक यदि दलितों पर अत्याचार हुआ तो समाजवादी पार्टी में हुआ और एक जाति विशेष के लोगों ने किया। चलिए, मैं मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, आपसे सीधा सवाल यही रहेगा कि इस वक्त स्थिति क्या देख रहे हैं आप? पहले चरण के चुनाव से पहले हम लोग बातचीत कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी की ज्यादा सीटें इसमें शामिल हैं पहले चरण में। फिलहाल जो एक मोटा सा सवाल ये है कि इंडी अलायंस एक साथ क्या आपको यूनाइट दिखाई दे रहा है? केवल यही सवाल। देखिए, विगत एक हफ्ते से लगातार मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही था, अभी आज ही लखनऊ लौटा हूँ जी। और ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर या शहर लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, जहां पे अभी विगत 2 दिन के रैलियों को कहें या रोड शो की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में दिसंबर के बाद अपने आप आ गई थी। जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश उनसे अछूता रहा। कारण ये कि दिल्ली का रास्ता 2014 के बाद जिस तरीके से 80 में 73 और 80 62 लगातार सहयोग करके यूपी दे रहा, तो उनकी पूरी तैयारी, या आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के हैट्रिक की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे ज्यादा तैयारी है, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में है। आप देखिए, लगातार देखिए, आप विपक्ष विरोध कितना भी कर ले, बातें कितनी भी कर ले, मैं पैनल पे बैठे सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बूथ स्तर से लेकर के उनके चूंकि रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठते हैं, दिल्ली में केंद्रीय पार्टी, लेकिन कांग्रेस का भी हम बात कर लें, इंडिया अलायंस का आपने जिक्र किया, उसकी बात कर लें, पहले चरण के चुनाव में कार्यकर्ताओं तक अपनी बात या 10 साल की सरकार की कुछ भी इनकम्बेंसी की बातें उनको कन्वे करने में असफल हो रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना विजन, अपनी बात करने में सफल हो रही। यह रहा पहले सवाल का आपका जवाब। दूसरी बात बताऊं आपको, जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका सवाल था, इनके पूर्व के जो गठबंधन के नेता थे, जाट आंदोलन था, किसान आंदोलन था, उनके आने के बाद स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गड्ढा भरते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही है। और ये अभी जब आप कैंडिडेट ही रोज बदलेंगे, जब आप कैंडिडेट पर ही नहीं तय कर पाते, तो कार्यकर्ता या वोटर कैसे तय करेगा? ये बिल्कुल अहम बात है। अग्रवाल साहब, आपको क्या राजनीतिक लड़ाई इस वक्त दिखाई दे रही है? अगर सिर्फ हम अभी पहले चरण से पहले की ही बात कर लें, उन 8 सीटों पर जहां पर मतदान होना है, दोनों पार्टियां किस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको? ये दोनों अलायंस पार्टियां का, अब तो अलायंस वर्सेस अलायंस चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल में बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो अपने लीडर बनाए हैं, उन लीडर को उनके कैडर ने तो डायनेस्टी की वजह से एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन 14 के बाद के चुनाव से ये लग रहा है कि जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये लोग सेम लीडर, सेम मुद्दे लेके बार बार वापस आ रहे हैं और जनता के पास विफल होके जा रहे हैं। इन्हें लार्जर शेप में ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। आप अगर देखिए कि 8 सीटों पे चुनाव प्रचार हो रहा है, आज नड्डा जी प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अलग प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अलग प्रचार कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई टीम विपक्ष में वर्क कर रही है? जो भी प्रचार करेंगे वो राहुल गांधी करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे। आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है कि हमें कौन जाके रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जनता तक बड़े नेताओं का हर जगह पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, बड़े स्तर में बदलाव करना पड़ेगा और मुद्दों में जरूर बदलाव करना पड़ेगा। अगर आपके घोषणा पत्र में 55 साल आपने देश में शासन करा है और फिर भी गरीबी, रोटी, पानी अगर आज भी आपके घोषणा पत्र में मुद्दा है, तो आप जनता को कैसे समझाओगे कि जो 55 साल में दूर नहीं हुआ वो हम इन 5 सालों में दूर कर लेंगे? तो ये बड़ा मुश्किल समय है विपक्ष के लिए। लेकिन विपक्ष को आज फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता के पास कुछ नए तरीके से जाना होगा। चलिए, मैं तिवारी साहब एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा, समय कम है, बिल्कुल कम समय में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। किस प्रकार से पहले चरण से पहले पूरी तरह से आप लोग पुख्ता करेंगे अपनी बात जनता तक? जी, बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। 2014 याद कीजिए, 2014 में भाजपा कितनी कमजोर थी, भाजपा का कोई खुशहाल नहीं था और भाजपा बम्पर तरीके सत्ता में आई। जनता का मूड होता है भाई, मैं जो है जितने भी समीक्षक हैं उनसे कह रहा हूं, जनता का मूड देखिए आप। जनता का मूड भाजपा के खिलाफ है।
वर्तमान सरकार के खिलाफ है। इसी कमरे से बाहर निकलिए, जनता ठीक के है बीच ठीक में है जाइए। ठीक है ठीक है पांडे जी, आपको ही मौका मिलेगा। जनता स्वयं समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। चलिए ठीक और है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में ठीक है। जनता खुद भाजपा को हराने स्वयं आ रही है, स्वयं वोट देने जाती है। ठीक है और सर, कुछ ताकत से लगे। ठीक है सर। मौर्य साहब, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। बस मेरा एकमात्र सवाल, ऑल इज वेल है जी या नहीं? जी, देखिए सारी चीजें ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मौजूदा जो करंट चल रहा जनता में, करंट जो है वो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है, सत्ता विरोधी लहर है। उसका एक कारण है महंगाई, बेरोजगारी। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो जिसको मोदी जी कहकर लाए थे कि हम इसको दूर करेंगे, वो बिल्कुल उससे बहुत दूर दूर है। बिल्कुल भाजपा इस पर फेल हो चुकी है। अब देखिए लगभग 5-6 दिनों में जनता पूरी तरह सड़कों पर ये बात करने लगी है कि हाँ इस सरकार को हटाना है, इस सरकार को। और हम जो अपने अभी हमारे भाई साहब अग्रवाल जी कह रहे थे, हम अपने मुद्दे जो है वो जनता से चुनकर लाते हैं, जनता से पूछते हैं, उसके बाद उसको मैनिफेस्टो में लाते हैं। हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमारी तैयारी बता रहा है कि कितने तैयार हम लोग। ठीक है सर, तैयारी बता रही है। पांडे जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। यही मैं कहना चाहूंगा, हमारे मित्र जो कह रहे थे ऑल इज वेल है, अभी तक इनको प्रत्याशी नहीं मिले हैं। और जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के तो बदले जा रहा है, घोसी बदले जाना है, कल्याणपुर बदले जाना है, बलिया बदले जाना है, ये सब बदले जा रहा है। दूसरा, ये रायबरेली की बात कर रहे थे साहब, रायबरेली अमेठी में आई थी, प्रियंका जी बोली थी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, पूरे प्रदेश में स्लोगन लिया था और लड़की उत्तर प्रदेश से फरार हो गई। ये जो स्वयं संभल नहीं ले सकती है लड़की लड़ने के लिए, वो दूसरे को करिए ऑल इज वेल है साहब। उत्तर प्रदेश 40% जो है महिलाओं को टिकट दिया गया। ठीक है उत्तर प्रदेश से भाग रहे हैं, देश से भाग रहे हैं आप। नानी के पास जाएंगे, पूरा देश जानता मैं है। मनोज जी का रुख करता हूं। मनोज जी, आप दोनों अलायंस को क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के नजरिए से आपसे बात करूंगा। सवाल देखिए, 17 और 19 में 2 ऐसे गठबंधन हुए थे जिससे ये लग रहा था कि विपक्ष या मौजूदा सरकार को बहुत असर पड़ेगा, लेकिन दोनों फेल रहे। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन मौजूदा स्थिति में, क्योंकि मंचों पर जितनी बड़ी बातें कर ले, दिल्ली में कितनी बड़ी रैली कर ले, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के बूथ स्तर पे आते हैं तो बहुत कुछ कंफ्यूजन दिखता है। जीएसटी नोटबंदी के बाद लगातार 17, 19 और 22 का चुनाव रहा, लगातार भाजपा जीत रही। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि लगातार जीत के बाद, हैट्रिक लगाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी करते, उनका नेतृत्व करता तो जमीन पे काम भी कर रहा। विपक्ष को पूरा मजबूती से जनता के साथ, अपनी कैडर के साथ, कार्यकर्ता के साथ ये जो असमंजस की स्थितियां होती हैं उनको दूर करनी पड़ेगी। और मैं फिर कहूंगा 80 में 73, 80 में 62 और इनका फिर टारगेट 80 में 80। परिणाम क्या होता बात की बात है, लेकिन ये अपने कर्म से, अपने कार्य से, अपनी वचनबद्धता से कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। बिल्कुल जी। मनीष जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष बार बार ये कहता है जनता में बदलाव है, आपको अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। आप जनता के बदलाव की उम्मीद ना करिए, पहले खुद को बदलिए, फिर जनता के सामने कुछ नया लेके जाइए, तभी जनता आप में कुछ देखेगी। आप बार बार जनता पे रख के चुनाव लड़ते रहेंगे और निर्णय यही आता रहे। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बातचीत आज हो रही थी, इंडिया अलायंस क्या एक साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये था मुख्य सवाल आज का। फिर दूसरी बात भी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीएम योगी सभाएं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में सभाएं हो रही हैं, संपूर्ण राष्ट्र में सभाएं हो रही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई राज्यों के सिलसिलेवार दौरे कर रहे हैं। एनडीए अपने आप को आगे कह सकता है, आगे कह भी रहा है। इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि साहब मजबूती हम में कूट कूट कर भरी हुई है और जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। लेकिन ये क्या कहावतों में होगा, बयानों में होगा या नतीजों में भी होगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।